ग्लोबल अटैक के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यह क्लास 13 है। इससे पहले आपकी 12 क्लासेज हो चुकी हैं जिनका प्लेलिस्ट बना दिया गया है आपके ग्लोबल अटैक के यूट्यूब चैनल पर इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के नाम से। वहां से जाके आप लोग आसानी से क्लास कोई भी देख सकते हैं। और यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप इस वेबसाइट का यूज करिए globalattack.org। इस वेबसाइट का यूज करके आप लोग आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे वेबसाइट का यूज करना है थोड़ा सा मैं आपका टाइम लेता हूँ फिर बता देता हूँ। देखिए, अपने मोबाइल के किसी ब्राउजर में जाइए, सर्च मारिए ग्लोबल अटैक। जैसे ही सर्च करेंगे ग्लोबल अटैक तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। और जब आप इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने ये वेब पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको जाना है आईटीआई कोर्सेज पे। आईटीआई कोर्सेज ये दिख रहा है, आईटीआई कोर्सेज का सेक्शन। यहाँ पे जाके आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पे क्लिक करेंगे तो आपको इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के नाम से वेब दिख जाएंगे। वहां पे जाके आप क्लिक करेंगे, टैब दिखेंगे, वहां पे जाके आप क्लिक करेंगे तो फिर आपका पीडीएफ खुल जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ से आप लोग आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए मैं देखता हूँ कि आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। हम लोगों ने टोटल 12 क्लास में 180 क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। अब देखते हैं उसके आगे का क्वेश्चन। कौन सा चैप्टर चल रहा था भाई? हमारा थ्री फेज एसी मोटर चल रहा था, है ना। थ्री फेज एसी मोटर ही तो चल रहा था। थ्री फेज एसी मोटर में कौन सी मोटर थी हमारी? हमारी थी इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। चलो देखो, उसी का एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ रीवाइंडिंग प्रोसेस। ये जो रीवाइंडिंग प्रोसेस दिया हुआ है आपके सामने, रीवाइंडिंग प्रोसेस का फिगर जो दिया हुआ है, ये फिगर कौन से वाइंडिंग करने के तरीके को दर्शा रहा है? क्या यहाँ पे मशीन से वाइंडिंग की जा रही है, या फिर वाइंडिंग हाथ से की जा रही है, या फिर या फिर फॉर्मर वाइंडिंग है, या स्किन वाइंडिंग है? कौन सी यहाँ पे वाइंडिंग की जा रही है? तो देखिए, ये आपको कुछ देसी जुगाड़ जैसा दिख भी रहा होगा, है ना। यहाँ पे इसने लगा दिया एक शाफ्ट लगा के, जो हमारा तार तार का एक बंडल होता है वो बंडल इस पे फंसा दिया इसने, है ना। इस पे बंडल फंसा दिया और एक साइड से इसमें से तार निकाला और यहाँ पे ऐसे 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 ये लपेट रहा है, ऐसे ऐसे लपेट रहा है। कैसे लपेट रहा है भाई? दिख रहा होगा आपको कि ये हाथ से लपेट रहा है ना, हाथ से। तो ये कौन सी वाइंडिंग हो जाएगी? वाइंडिंग करने का कौन सा मेथड हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा हैंड वाइंडिंग, हाथ से लपेटन वाइंडिंग। ठीक है, हाथ से लपेटन वाइंडिंग, ये यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा ए। बाकी मशीन वाइंडिंग जो होती है उसका पूरा प्रोसीजर अलग होता है। मशीन वाइंडिंग में हम लोगों को पूरा सेट करना रहता है कि एक स्लॉट में कितने कॉइल घुमाने हैं और कितना हमें गैप देना है वाइंडिंग्स के उस स्लॉट्स के बीच में। ये सेट कर दिया जाता है। एक बार जब आप सेट कर देते हैं तुरंत आपकी मशीन उतना राउंड घूम जाती है, उतना राउंड घूम के इसके बाद फिर उसको आगे क्लिक करके फिर से उतना राउंड घूमती है, फिर आगे क्लिक करके फिर उतना राउंड घूम जाती है। तो ये होती है हमारी मशीन वाइंडिंग। ठीक है, मशीन में इस तरीके से वाइंडिंग की जाती है। उसमें सेट करना होता है हमें, टोटल यही देखना, उसमें सेट करना रहता है कि कितने लपेटे हमें लगाने हैं एक स्लॉट में। जबकि हाथ में क्या करना पड़ता है? हाथ वाले में हमें गिनना पड़ता है कि कितना लपेटा चाहिए। ठीक है, तो ये एक घाटा होता है हाथ वाले में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? देखो यहाँ पे किस मशीन की बात किया भाई? यहाँ पे मशीन की बात किया है स्लिप रिंग की। ठीक है, तो जो स्लिप रिंग टाइप की मोटर होती है, जो हमारी स्लिपरिंग टाइप की मोटर होती है, स्लिपरिंग टाइप की मोटर में क्या खास बात होती है? इसमें यही खास बात होती है सर कि इस मशीन में बाहरी सर्किट के द्वारा हम लोग इसके रोटर के रेजिस्टेंस को बढ़ा लेते हैं। रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने से फायदा क्या होगा ये देख लेते हैं। पहला, वेरिएबल स्पीड हो जाती है इसकी। ठीक है, वेरिएबल स्पीड। और क्या फायदा होगा सर? और फायदा होगा कि जो हमारा स्टार्टिंग टार्क है, स्टार्टिंग टार्क, मशीन का स्टार्टिंग टार्क भी हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है जी, मशीन का स्टार्टिंग टार्क भी हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं बाहरी सर्किट द्वारा, बाहरी रेजिस्टेंस द्वारा, या बाह्य सर्किट के द्वारा इसके रोटर के रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। बढ़ा के ये दो फैक्टर हम लोग अचीव कर लेते हैं। इसके स्पीड को भी चेंज कर लेते हैं और इसके स्टार्टिंग टार्क को भी हम लोग बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो है हमारी, ये ऐसी मोटर है जिसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग रोटर रेजिस्टेंस मेथड यूज करते हैं। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर एक आपने पढ़ा था
इसमें हमने आपको बताया था कि यह स्टार्टर केवल और केवल स्लिप रिंग टाइप के मोटर के लिए ही यूज होता है। स्क्वायरल केज में हम लोग कभी इसका यूज नहीं करते, क्योंकि जो हमारी स्क्वायरल केज मोटर होती है वो पूरी तरह से पैक मोटर होती है, पूरी तरह से लॉक रहती है, ठीक है। इसीलिए उसको पिंजरा प्रारूपी भी कहते हैं स्क्वायरल केज को। तो यहाँ पे रोटर रियोस्टेट स्टार्टर ऑप्शन बी में हमें दिख रहा है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बात आपको दो दो बातें हमने बताया है, वेरिएबल स्पीड और स्टार्टिंग टॉर्क, ये दोनों बात जरूर नोट कर लीजिएगा कि बाह्य सर्किट द्वारा रोटर रेजिस्टेंस के मान को बढ़ा देते हैं, जिससे हम मोटर के स्पीड को भी घटा बढ़ा लेते हैं और उसके स्टार्टिंग टॉर्क को भी घटा बढ़ा लेते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन आपके वाइंडिंग चैप्टर से ही है, ठीक है। मतलब 3 फेज जो वाइंडिंग की जाती है मशीन में, उसी चैप्टर का एक क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे ये जो फिगर दिया हुआ है ना, ये फिगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ये जो कॉलर दिया हुआ है, ये जो कॉलर दिया हुआ है इसका क्या मतलब है, या फिर ये वाला हिस्सा क्या दर्शा रहा है, ये जो दोनों तरफ हिस्सा दिखा रहा है ये क्या है, ठीक है, ये क्या है। तो इन दोनों हिस्से को हम लोग कहते हैं फ्लेंज। क्या कहते हैं भाई, इन दोनों हिस्सों को हम लोग कहते हैं फ्लेंज। रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ फिगर, इसका काम क्या है और ये कैसा दिखता है। देखो ये दोनों जो किनारे पे लगा हुआ है, ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा दोनों किनारे पे लगा हुआ है, ये क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फ्लेंज, है ना, फ्लेंज। इस फ्लेंज का काम क्या होता है, देखिए फ्लेंज का काम हमने आपको नीचे दिखाया है कि कॉइल के दोनों तरफ उपयोग होने वाला इंसुलेशन जो इसे फ्रेम से व पोल शू से इंसुलेट करता है वह फ्लेंज कहलाता है। किससे किससे इंसुलेट करता है, दोनों तरफ का, दोनों तरफ बोला है तो दोनों तरफ दिया भी है फिगर में, ठीक है। इंसुलेशन, इंसुलेशन है ये जो क्या करता है, जो इसे फ्रेम से व पोल शू से इंसुलेट करता है, किसे, वाइंडिंग को, किसे, कॉइल को, ठीक है। कॉइल से क्या, कॉइल को क्या करता है, फ्रेम से और पोल शू से, इन दोनों से इंसुलेट करता है कौन, ये फ्लेंज, ठीक है। फ्लेंज कॉइल को पोल शू से और फ्रेम से इंसुलेट करता है, ये काम होता है आपके फ्लेंज का। कॉलर का क्या काम क्या होता है भाई, फोल्ड पोल के चारों ओर का इंसुलेशन कॉलर कहलाता है। ये जो फोल्ड पोल है, फोल्ड मतलब क्या हुआ, मुड़ा हुआ, है ना, फोल्ड मतलब क्या है, मुड़ा हुआ। तो ये जो चीज है बाहर बाहर जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये है हमारा कॉलर। ये क्या है भाई, कॉलर है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये इंसुलेशन का काम कर रहा है इस पे, पोल पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप हम लोग देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करता है। क्या क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान कर रहा है, जी हाँ सर। कैसे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है, अरे फील्ड ही, फील्ड पोल लिखा था ना, क्वेश्चन कहाँ गया यार, क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो हमारा फील्ड पोल है, यही तो है हमारा फील्ड पोल, ये हमारा पूरा फील्ड पोल है। इस फील्ड पोल पे चारों तरफ ये इंसुलेशन का काम तो कर रहा है ना। हमने अभी आपको बताया कि जो ब्लैक वाला हिस्सा यही हमारा क्या कहलाता है, कॉलर कहलाता है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है पूरे हमारे फील्ड पोल पे या पूरे पोल पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, प्रोवाइड इंसुलेशन अराउंड फील्ड, फील्ड के चारों तरफ इंसुलेशन प्रोवाइड करना एक काम होता है कॉलर का, ठीक है। यहाँ पे अब क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि इस फ्लेंज का क्या काम होता है, तो फ्लेंज का काम ये होता है कि ये फ्रेम से और जो हमारी पोल शू है उससे कॉइल को बचाए, ठीक है, उससे कॉइल को इंसुलेट करे, ये काम होता है हमारे फ्लेंज का, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, किस प्रकार के वाइंडिंग तार को समर्सेबल पंप मोटर को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है, उपयोग में लाया जाता है। समर्सेबल, जो हमारी समर्सेबल पंप है, समर्सेबल पंप में हम लोग कौन से प्रकार का वायर यूज करते हैं। अब देखिए, इससे पहले हमने बताया था कि मशीन की वाइंडिंग करने के लिए हम लोग सुपर एनेबल कॉपर का यूज करते हैं, सुपर एनेबल कॉपर का यूज करते हैं वाइंडिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पे बात किया समरसेबल मोटर, तो अब थोड़ा सा सोचो कि समरसेबल मोटर कहाँ पे यूज होती है। जनरली ये मोटर जो होती है पानी में भीगी रहती है,
ठीक है। जो हमारा पाइप होता है, बोरिंग वाला पाइप, बोरिंग वाले पाइप के अंदर रहती है ये मोटर, ठीक है। और ये एक तरह से कह सकते हैं आप कि ये पानी में भीगा रहता है हमारा मोटर। तो इसका जो वाइंडिंग रहता है ना, ऐसा वाइंडिंग रहता है जिसमें इंसुलेशन प्रॉपर रहे, नमी से इंसुलेशन प्रॉपर हो, तो उसके लिए इसके ऊपर इंसुलेशन की कवर बहुत जबरदस्त चढ़ाई जाती है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि पीवीसी इंसुलेटेड, पीवीसी कवर्ड या पीवीसी इंसुलेशन लगा रहता है इसके तार के ऊपर, वाइंडिंग वायर के ऊपर पीवीसी कवर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम राइट है। ये पीवीसी कवर क्यों बोला मैंने, क्योंकि उसका जो मशीन है या उसका वाइंडिंग है वो वाइंडिंग पानी में भीगा रहता है, इस वजह से हम लोग पीवीसी कवर ही यूज करते हैं सबमर्सिबल मोटर में, ठीक है जी। चलो, एसी मोटर में लंबी कार्ड वाइंडिंग न करने का क्या कारण है, लंबी कार्ड वाइंडिंग, लॉन्ग कॉर्ड वाइंडिंग न करने का क्या कारण है। लॉन्ग कॉर्ड, शॉर्ट कॉर्ड, मीडियम कॉर्ड हमने आपको बताया था। तो लॉन्ग कॉर्ड वाइंडिंग यूज करने का क्या रीजन है भाई, लॉन्ग कॉर्ड वाइंडिंग ना यूज करने का कारण ये है कि जो हमारी वाइंडिंग है वो वाइंडिंग अधिक भारी हो जाएगी और उसमें तार की भी आवश्यकता अधिक होगी, ठीक है। तार की भी आवश्यकता अधिक होगी लॉन्ग कट वाइंडिंग के लिए, और वाइंडिंग का वजन भी, वेट भी बढ़ जाएगा। तो ये दो कारण हैं जिसकी वजह से हम लोग लॉन्ग कट वाइंडिंग नहीं यूज करते हैं। जनरली हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर में शॉर्ट शॉर्ट क्या कहते हैं यार, कॉर्डेड वाइंडिंग, उसको सिंपली बोल दिया जाता है कॉर्डेड वाइंडिंग, वाइंडिंग या फिर शॉर्ट पिच वाइंडिंग, या फिर शॉर्ट पिच वाइंडिंग, यही वाइंडिंग हम लोग यूज करते हैं अपने 3 फेज इंडक्शन मोटर में, ठीक है। चलो, शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह होती है, शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह होती है। भाई, किसी भी मशीन का शीतलन प्रक्रिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। क्यों, क्योंकि यदि कूलिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है वाइंडिंग में, तो कुछ देर चलने के बाद या कुछ घंटे चलने के बाद हमारे वाइंडिंग के इंसुलेशन हीट होने लगते हैं, और जब इंसुलेशन हीट होने लगेगा तो धीरे धीरे इंसुलेशन का एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो मेल्ट कर जाएगा और हमारी वाइंडिंग शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से कूलिंग प्रॉपर होना चाहिए, को चाहे हमारी कोई भी मशीन हो, कूलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है किसी भी मशीनरी पार्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि इसमें से कौन सी वाइंडिंग है या कौन सा पार्ट है जिसके बीच में इंसुलेशन, जिसके बीच में कूलिंग करना आसान होता है। क्या ओवरहैंगिंग क्वाइल के बीच में, क्या ओवरहैंगिंग क्वाइल के बीच में करना आसान होता है, या फिर ओवरहैंगिंग क्वाइल और रोटर के बीच में करना आसान होता है, या ओवरहैंगिंग क्वाइल और योक के बीच में। देखो, योक क्या है, वो क्या होता है यार, योक जो होता है ये मशीन का सबसे बाहरी हिस्सा होता है, ठीक है। मशीन का सबसे बाहरी हिस्सा होता है, बाहरी हिस्सा होता है ना, ये बात क्लियर है। और जो हमारी ओवरहैंगिंग क्वाइल है, जो हमारी क्वाइल है, ये क्वाइल कहाँ पे लगी रहती है, रोटर में लगी रहती है। तो ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, या फिर कह दीजिए कि यहाँ पे हमें शीतलन करना, इन दोनों चीजों के बीच में कूलिंग का प्रोसीजर बहुत आसान होता है, यहाँ पे हम लोग आसानी से कूलिंग कर लेते हैं, ठीक है। चलो, आगे देखते हैं, पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किया जाते हैं, किया जाता है या किए जाते हैं, पैनल बोर्ड कहाँ पे उपयोग किए जाते हैं। देखो, इंडस्ट्रियल मोटर ड्राइव के लिए, या फिर डोमेस्टिक वायरिंग के लिए, या 3 फेज डोमेस्टिक वायरिंग के लिए, या लोड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एसी एंड डीसी सप्लाई। हम लोग कौन सी मोटर अभी पढ़ रहे हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 3 फेज से रिलेटेड कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या, जी सर दिया हुआ है 3 फेज डोमेस्टिक वायरिंग। तो 3 फेज डोमेस्टिक वायरिंग में हम लोग पैनल यूज कर लेते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। बाकी
इंडस्ट्रियल मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल मोटर ड्राइव के लिए तो अलग मेथड हो गया है। इंडस्ट्रियल मोटर या फिर इंडस्ट्रियल मोटर कंट्रोल कह देता है या मशीन कंट्रोल कहता है, तो वहां पे भी हम लोग पैनल का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये बोला है मोटर ड्राइव, मोटर ड्राइव बोला है, तो मोटर ड्राइव के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं यार, यहाँ पे जो है हमारा पीएलसी यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज होता है हमारा पीएलसी या फिर स्काडा यूज करते हैं ड्राइव के लिए, ठीक है। बाकी पैनल हमारा कहाँ पे लगा रहता है, 3 फेज डोमेस्टिक वायरिंग में, ये बात एकदम राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन का सचित्र वर्णन किया गया है, ठीक है। रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन का सचित्र वर्णन किया गया है। देखो ये आपके सामने एक रोटरी स्विच है, ये आपके सामने एक रोटरी स्विच दिया हुआ है। इस रोटरी स्विच को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, बस इसका नाम बताना है, सॉरी सॉल्व नहीं करना है, केवल इसका नाम आपको बता देना है। तो ये तो नाम देखते ही आप लोग बता दिए होंगे, आपके दिमाग में ये चीज आ गई होगी कि सर ये हमारा कौन सा रोटरी स्विच है भाई, ये है हमारा ना दस्ता है ना रिबर है, ये है क्वाइन स्लॉट। कौन सा है भाई, ये हमारा क्वाइन स्लॉट रोटरी स्विच है, ठीक है। चलिए 3 कला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। अभी हमने आपको कुछ देर पहले ही बताया ना कि जो हमारी स्लिप रिंग मोटर होती है उसमें हम लोग रोटर रेजिस्टेंस या फिर रोटर कांस्टेंट स्टार्टर मेथड यूज करते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि ये इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि हम लोग मोटर के, हमने 2 कारण आपको बताया था कि उसकी स्पीड वेरिएबल हो जाती है और दूसरा कारण एक और था कि उसके स्टार्टिंग टार्क को इंक्रीज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टार्क से रिलेटेड कोई ऑप्शन दिया हुआ है, रेजिस्टेंस से रिलेटेड तो नहीं दिया हुआ है, टार्क से रिलेटेड दिया हुआ है सी ऑप्शन में, इंक्रीज द टॉर्क। टार्क हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं बाहरी सर्किट के द्वारा या फिर रोटर के रेजिस्टेंस को बढ़ा के हम लोग टार्क यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 कला की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है, ठीक है। इसके लिए भाई स्लिप रिंग, स्लिप रिंग। अब देखो एक ही क्वेश्चन को 2 तरह से घुमा के पूछते हैं, इससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था और फिर यहाँ पे केवल क्वेश्चन के लिखने के मेथड को बदल दिया है। बाकी क्वेश्चन आपका वही है कि स्लिप रिंग मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग कौन सा स्टार्टर यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा फिर से यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल मेथड, रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल मेथड, ठीक। यहां तक तो किसी को परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने देखिए वाइंडिंग दी हुई है। अब इस वाइंडिंग का फिगर देख के आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आपकी जो निमी की क्वेश्चन बैंक है उसमें इसका आंसर गलत दिया हुआ है। मैं उस आंसर को गलत काटता हूं, ठीक है। आप लोग यदि नहीं मानते हैं कोई बात नहीं, ना मानिए। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको पहले फिगर दिखा देता हूं, ठीक है। सॉरी, देखिए ये है स्किन वाइंडिंग, ये है हमारी स्किन, सॉरी स्किन वाइंडिंग, और ये है हमारी स्क्यू वाइंडिंग। ये कौन सी वाइंडिंग है मेरे भाई, ये है हमारी स्क्यू वाइंडिंग। और ये कौन सी वाइंडिंग है, ये है हमारी डायमंड वाइंडिंग, डायमंड वाइंडिंग, ठीक है। और जब इन्हीं इसी वाइंडिंग के, ये जो डायमंड वाइंडिंग है ना, इसके किनारे को, ये जो दोनों किनारा है ना, इस दोनों किनारे को बस यहाँ पे थोड़ा सा दबा दिया जाए, थोड़ा सा ऐसे दबा दिया जाए। कैसे दबा दिया जाए, मतलब कि इसको ऐसे बना दिया जाए, ऐसे। तो अभी बताते हैं कैसे। तो कुछ थोड़ा सा इस तरीके से कर दिया जाए ना, कुछ इस तरीके से कर दिया जाए, तो ये बन जाता है हमारा इन्वोल्यूट वाइंडिंग, इन्वोल्यूट वाइंडिंग, ठीक है। तो डायमंड वाइंडिंग और इन्वोल्यूट वाइंडिंग में बस यही अंतर होता है। डायमंड इन्वोल्यूट वाइंडिंग का भी फिगर आपके क्वेश्चन बैंक में गलत दिया हुआ है,
ठीक है, उसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, जबकि आपका फिगर क्वेश्चन बुक में भी गलत दिया हुआ है और क्वेश्चन बैंक में भी गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलो, लेकिन बुक में उसका थ्योरी एकदम सही लिखा है। इसकी वाइंडिंग जो इन्वोल्यूट वाइंडिंग है उसका थ्योरी एकदम सही लिखा है कि डायमंड वाइंडिंग के एक्टिव किनारे को यदि थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाए या थोड़ा सा मोड़ दिया जाए तो वही बन जाता है हमारा इन्वोल्यूट वाइंडिंग। चलो हम लोग आ जाते हैं फिर से अपने क्वेश्चन पे। ये हमारी है स्किन वाइंडिंग। हमने क्या बोला कि ये आपके क्वेश्चन बैंक में आंसर गलत दिया, तो क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर क्या दिया हुआ है सर? क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर दिया हुआ है स्क्यू वाइंडिंग। ठीक है, जबकि स्क्यू वाइंडिंग ऐसी वाइंडिंग होती है जो जो थोड़ी सी तिरछी होती है। ठीक है, जो थोड़ी सी तिरछी कैसे होती है कि एक साइड, एक इसका कॉइल साइड जो होता है वो छोटा होता है और दूसरा कॉइल साइड बड़ा होता है। ठीक है, तो वो होती है हमारी स्क्यू वाइंडिंग। नहीं यदि आपको याद हो रहा तो एक बार आप वहां पे देखिए जहां पे हमने पूरा एक वाइंडिंग का प्रकार आपको पढ़ाया था। ठीक है, जहां पे हमने स्टेटमेंट भी लिखा है, इसका परिभाषा भी लिख के आपको दिखाया है कि ये स्क्यू वाइंडिंग का एक कॉइल साइड छोटा होता है, दूसरा कॉइल साइड बड़ा होता है। ठीक है, ये है हमारी स्किन वाइंडिंग। और फिगर में भी आपको दिख रहा होगा कि ये फिगर स्किन वाइंडिंग का ही बनाया हुआ है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी हमने डायमंड वाइंडिंग आपको दिखा दिया, इन्वोल्यूट को भी बता दिया और स्क्यू तो आपको दिखाई दिया है। ठीक है, चलो, थ्री फेज वाइंडिंग का नाम क्या है यदि कुंडली पिच पोल पिच से कम है? देखो भाई, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस करना इतना है कि ये जो हमने छोटा सा टर्म यहाँ पे लिया हुआ है, ये जो हमने छोटा सा टर्म 2-3 लिया हुआ है, इस टर्म्स, इन दोनों टर्म्स को आप लोग नोट कर लो। ठीक है, ये नोट कर लेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। बाकी आपकी मर्जी है, आप नोट करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए मैं दिखा देता हूं यहाँ पे। हाँ, ये जो हमने हिस्सा लिया हुआ इतना, ये इतना पार्ट आप बस नोट कर लो। आपके लिए इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा वो एकदम आसानी से कर ले जाएंगे। अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कॉर्डेड या फिर शॉर्ट पिच वाइंडिंग, लॉन्ग पिच वाइंडिंग या लॉन्ग कॉर्डेड वाइंडिंग। फिर एक हमारी थी कौन सी वाइंडिंग भाई? एक थी हमारी फुल पिच वाइंडिंग। ठीक है, तो ये तीन तरह की वाइंडिंग होती है। तीन तरह की वाइंडिंगों का कैसे हम लोग पहचानते हैं कि ये कौन सी वाइंडिंग है? तो उसको पहचानने का तरीका यही है कि यदि हमारी कॉइल पिच पोल पिच से बड़ी है, यदि हमारी कॉइल पिच पोल पिच से बड़ी है तो हमारी जो वाइंडिंग होगी वो लॉन्ग पिच वाइंडिंग होगी। ठीक है, यदि कॉइल पिच पोल पिच के बराबर है, यदि कॉइल पिच हमारा पोल पिच के बराबर है तो वो जो हमारी वाइंडिंग होगी वो फुल पिच वाइंडिंग होगी। ठीक है, और यदि हमारा कॉइल पिच पोल पिच से छोटा है, यदि हमारा कॉइल पिच पोल पिच से छोटा है तो जो हमारी वाइंडिंग होगी वो शॉर्ट पिच वाइंडिंग होगी, जिसका यूज हम लोग इंडक्शन मोटर में करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि थ्री फेज मोटर वाइंडिंग का नाम क्या है यदि कुंडली पिच पोल पिच से कम है? कुंडली पिच पोल पिच से कम है, कुंडली पिच पोल पिच से कम है तो हमारी वाइंडिंग कौन सी हो जाएगी भाई? हमारी हो जाएगी शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग या फिर शॉर्ट पिच वाइंडिंग। ठीक, बात समझ में आ गई यहाँ पे? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। त्रिकला संकेंद्रित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है? क्वेश्चन थोड़ा सा आपको नहीं दिख, हाँ चलिए अब दिख रहा होगा पूरा क्लियरली। तो इसमें हमको आपको क्या बताना है भाई? इसमें आपको बताना है कि जो हमारी थ्री फेज कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होती है उसका डिसएडवांटेज क्या है या उसका डिमेरिट क्या है। तो उसका डिसएडवांटेज क्या है या फिर उसका डिमेरिट क्या है? तो इसका डिमेरिट यही है कि यह स्टेप्ड फॉर्मर इज रिक्वायर्ड। इसमें स्टेप्ड फॉर्मर की रिक्वायरमेंट होती है कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग में, यही इसका एक डिमेरिट है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग कि हमारा जो स्टेप्ड फॉर्मर है उसका क्या फायदा है क्या घाटा है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। वाइंडिंग के दौरान किसी वाइंडिंग को छोड़ने के लिए कॉइलों को उठाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इससे कॉइल को समान रूप से आकार देना सरल होता है। तांबे में बचत संभव है क्योंकि वितरक प्रकार की वाइंडिंग
में सभी कॉइलें समान साइज की होती हैं। दूसरी तरफ संकेंद्रिक वाइंडिंग में केवल कॉइल समूह समान तरह के होते हैं, परंतु प्रत्येक ग्रुप में कॉइल की पिचें कॉन्सेंट्रिक रूप से भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, ये क्या है भाई? ये है हमारा कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का विशेषता। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग की विशेषता। ठीक है, सिरों का संयोजन बनाना सरल होता है कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग में। ठीक है, चूंकि कॉइलें एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ती है तो इसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होता है, इसलिए वाइंडिंग करना सरल होता है। इसमें कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती, इसलिए इस वाइंडिंग को करना बहुत सरल होता है। ठीक है, स्लॉटों में कॉइलों को डालने के लिए कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। खिसकने वाला फॉर्म स्टेप्ड फॉर्म की आवश्यकता होती है, बास्केट वाइंडिंग की तरह दक्ष नहीं होती। यहाँ पे बोला है ना कि किसकी आवश्यकता होती है भाई? स्टेप्ड फॉर्म की आवश्यकता होती है कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग को करने के लिए, जो क्या है? यही है हमारा डिमेरिट। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग करने का यही डिमेरिट है कि हमें किसकी आवश्यकता होती है? हमें आवश्यकता होती है स्टेप्ड फॉर्मर की। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग की विशेषता भी समझ में आ गई होगी और पिछला वाला क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन में बोला जो है कि 3 फेज कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का अवगुण क्या है, ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, इस पॉइंट का चाहें तो आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग के बारे में जो भी तथ्य है ये आपके पास चला जाए और आप कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग से रिलेटेड हर एक प्रकार के क्वेश्चन को कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि 3 फेज मोटर के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम क्या है। ये जो आपके सामने आरेख दिया हुआ है, ये आरेख तो है हमारा रिंग डायग्राम। ये क्या है? ये है हमारा रिंग डायग्राम। अब देखिए इसमें हो सकता है आपको फिगर ये क्लियरली ना दिख रहा हो, चलिए मैं आपको दिखाता हूं ना फिगर क्लियर एकदम, ये क्या दिखा रहा है। ठीक है, देखिए, हाँ अब क्लियर दिख जाएगा आप। चलिए मैं थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए जो हमारी थ्री फेज जो वाइंडिंग होती है, 3 फेज वाइंडिंग को करने के लिए हमें तीन तीन फेज की जरूरत होती है। आर वाई बी 3 फेज होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ए फेज के लिए, बी फेज के लिए, सी फेज के लिए, ए फेज, बी फेज, सी फेज, तीनों फेज हो गया हमारा। अब तीनों फेज में जो हमारी वाइंडिंग की जाती है तो इसमें दो पोल्स के बीच में कुछ गैप होता है, दो पोल के बीच में स्लॉट छोड़े जाते हैं। उसी स्लॉट को काउंट करना रहता है कि ये स्लॉट जो छोड़े जा रहे हैं ये मतलब बराबर 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 तीनों वाइंडिंग के लिए छोड़े जाएं। जैसे देखिए यहाँ पे आप गए 1 से 6 पे, 1 से 6 का गैप कितना है? 5। ठीक है, वैसे ही आइए आप बी फेज में, तो 5 से गए 10 पे, तो इसके बीच का गैप कितना है? इसके बीच का भी गैप है 5। ठीक है, आप 9 से गए 14 पे, तो इसके बीच का भी गैप कितना है? 5 है। ठीक है, तो ये 5 5 5 जो हर जगह स्लॉट छोड़ा गया है ये एकदम बराबर होना चाहिए तीनों फेज के लिए, तभी जाके हमारा फेज जो है वो आइसोमेट्रिक होगा या फेज हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पे भी आइए, तो यहाँ पे भी ये गैप 5 यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे भी आप आएंगे तो यहाँ पे भी 5 दिखेगा दोनों का स्लॉट। ठीक है, और यहाँ पे भी 5, ऐसे ही सब में आपको 5 5 दिखेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा कौन सा वाइंडिंग भाई? ये हो गया हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर का शॉर्ट पिच वाइंडिंग। बाकी आप कहेंगे कुछ लोग कि सर ये देखिए यहाँ पे, यहाँ 23 और 4 लिखा हुआ है, 23 और 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे कैसे 5 होगा, ये थोड़ा सा बता दीजिए। या यहाँ पे 31 और 2 लिखा हुआ तो ये कैसे 5 होगा सर? आपके मन में कंफ्यूजन आया? अरे ये क्वेश्चन राइज हुआ कि नहीं हुआ? ये राइज होना चाहिए। यदि आप ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन राइज होना चाहिए। देखो ये जो हमारी वाइंडिंग है ये 1 से स्टार्ट हुई है और कहां पे जाके खत्म हुई है? 24 पे खत्म हुई है। ठीक है, 1 से स्टार्ट हुई है और 24 पे खत्म हुई है। जैसे हमारा ए अल्फाबेट यदि मैं लिखना चाहूं तो ए बी सी डी ई एफ जी
से लेके कहाँ तक लिखते हैं हम लोग, जेड तक लिखते हुए। तो ये 1 से स्टार्ट होता है और फिर कहाँ पे जाके खत्म होता है, 26 पे खत्म होता है। और जब यहाँ से खत्म हो जाए तो फिर हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं, फिर हम लोग यहाँ ए पे आ जाते हैं, है ना। तो बस वही प्रक्रिया है यहाँ पे भी। देखिए जैसे यहाँ 23 के बाद 24, 23 के बाद क्या आएगा 24, तो 24 एक हो गया, तो 24 के बाद फिर हम कहाँ पे आ जाएंगे, एक पे आ जाएंगे। तो फिर एक से शुरू कर देंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 ये हो गया और इधर का एक 24, तो 4 1 5, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 5 बना। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पे भी देख लीजिए, ये 21 और 2 लिखा हुआ है, तो 21 के बाद 24 तक जाने के लिए कितना कितना स्लॉट है, एक हमारा 22 है, एक 23 है और एक 24 है। ये 3 स्लॉट यहाँ पे है और बाकी का 2 स्लॉट जो है वो हमारा बन जाएगा 1 और 2, ठीक है, 1 और 2। तो ये दोनों स्लॉट मिल गए, कितना बना दिया टोटल 5 स्लॉट यहाँ पे भी बन गया। तो ये है इसको याद करने का तरीका कि कैसे 5-5 स्लॉट हर जगह बराबर किया गया है, ठीक है ना। उम्मीद है ये चीज आप समझ पाए होंगे। बाकी ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम किसका था भाई, ये डायग्राम था आपका रिंग डायग्राम। तो इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आपको हर जगह स्लॉट की संख्या बराबर दिख जाएगी, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे हम लोग इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।